हेलो बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बच्चों? ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ को करने में थोड़ा सा सर्किट भी समझाऊंगा और साथ ही साथ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इस टॉपिक को भी हम इसमें कवर करेंगे। तो पहले ओम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो देता हूं मैं सर्किट का। बेसिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है बच्चों? इसमें ये अपना वायर हो गया। कौन सा वायर? बिल्कुल आइडियल वायर जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। और ये आपका हो गया एक रेजिस्टर, रेजिस्टेंस जिसमें होता है। फिर उसी वायर से हम क्या करते हैं, एक लगाते हैं यहां पे स्विच या की, जिसका ये सिंबल है। ये आपका शेल या बैटरी, उसका ये प्लस और ये माइनस, उसका ये पोल्स। और यहां पे आप चाहो तो एक लगा दो एमीटर, करंट मेजर करने के लिए, जो सीरीज में लगता है। ये आपका एक बेसिक सर्किट हो गया, सबसे बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे, यहां से करंट फ्लो करेगा, जो कि चार्ज के फ्लो करने से बनता है। रेजिस्टर होता हुआ, ये आपका की है बैटरी, ये आपका सेल है, ये आपका एमीटर है जिसमें हम करंट मेजर, ये आपका रेजिस्टर है। करंट फ्लो करता है और कितना करंट फ्लो करेगा? आई हमारा 1 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा, या जो भी होगा, पॉइंट्स में भी हो सकता है, माइनस नहीं होगा खाली। तो करंट मेरा कितना होगा ये मेरा एमीटर बताएगा। तो बच्चों ये इस टाइप का सर्किट ही आपके सिलेबस में है। इवन के अगली क्लासेस जो आगे पढ़ेंगे आप 12th वगैरह में भी ये आपका काम देगा। तो ये हो गया आपका बेसिक सर्किट, जिसमें स्विच ऑन करते हैं, शेल की वजह से करंट फ्लो करता है, ये रजिस्टर है, और ये आपका एमीटर कितना करंट है ये बताता है। तो अब ओम्स लॉ क्या है? आपका ओम्स लॉ एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने शायद 1827 में, 1827 में ये लॉ दिया था। किसके रिगार्डिंग? जो हमारा यहां पे वोल्टेज है बैटरी की वजह से, और जो करंट है उसमें क्या रिलेशन है। तो ये जो ओम्स लॉ है, लिख सकते हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज या पोटेंशियल एंड द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वही आपका ओम्स लॉ है। मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। अब ये लॉ लिखेंगे, एक्चुअली क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, the current in a circuit is directly proportional to क्या? applied voltage, voltage या potential, यानी V। लेकिन कैसे? जो V होता है प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे लिखा जाएगा। लिखा तो हमने ऐसे, पर नीचे में V प्रोपोर्शनल टू I। क्यों? तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपने लैब में, इसी टाइप के अरेंजमेंट किया होगा। यहां पे वोल्टेज करंट लगाया, सॉरी वोल्टेज लगाया बैटरी, और यहां पे करंट इसमें मेजर किया। तो हमने एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले लिया और वाई पे हमने ले लिया करंट। अब उसने सपोज उसने वोल्टेज शुरू में कम लिया होगा, बिल्कुल 0 लिया, तो देखा इसमें कोई करंट शो नहीं कर रहा है। फिर उसने वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाया तो देखा थोड़ा करंट भी बढ़ गया। फिर उसने वोल्टेज और बढ़ाया, देखा करंट और बढ़ गया। तो उसे जो पॉइंट्स मिले ग्राफ पे, वो सारे पॉइंट एक ही लाइन में कुछ ऐसे मिले, ऐसे मिले। तो जब उसने इस पॉइंट्स को मिलाया तो एक सीधी लाइन, एक बिल्कुल सीधी लाइन, आप एक सीधी लाइन उसे मिली। यही आपका ओम्स लॉ है, जिसमें जैसे जैसे मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा करंट भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। यही आपका ओम्स लॉ है। बेसिकली दिस इज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और ये क्या होता है? जिस रेशियो में आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में आपका करंट बढ़ रहा है, वो यहां आपको साफ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो यही आपका ओम्स लॉ था। अब इसमें फर्दर अब क्या करेंगे? तो हमारा हो गया V प्रोपोर्शनल टू I, ये तो हो गया ओम्स लॉ।
तो v इसको जब भी हम किसी इक्वल साइन से रिप्लेस करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए होता है, तो वही है आपका एक नया कांस्टेंट r। i तो था ही, यही आपका ओम्स लॉ है, v इक्वल्स टू आर आई, या वैसे नॉर्मली v इक्वल्स टू आई आर लिखने का एक मतलब कह सकते हैं कि हमारा एक स्टाइल है, चलन है, लोग ऐसे लिखते हैं v इक्वल्स टू आई आर। हियर आर, v तो हमें पता है वोल्टेज है, I हमारा करंट है, R क्या है भाई, ये रेजिस्टेंस, वो तो आपको दिख रहा है, पर इसको यहां लिखेंगे, समझाएंगे कि R स्पेशली है क्या। हियर R इज अ कांस्टेंट, क्योंकि हमने इसको प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करने के बदले में हमको यूज किया है, इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, हियर R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड बच्चों रेजिस्टेंस। तो आपका सर्किट हो गया बेसिक, ओम्स लॉ का यही था आपका, है ना। और ओम्स लॉ में हमें एक नई चीज मिल गई रेजिस्टेंस समझने के लिए। तो अब हम इस रेजिस्टेंस को भी थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा डिटेल, ये है क्या, तो मैं इसको थोड़ा मिटाऊं। रेजिस्टेंस जो है वो मैं आपको समझाता हूं कि रेजिस्टेंस क्या है। ये लिखेंगे रेजिस्टेंस is denoted by R, कैपिटल R, और इसका जो सिंबल होता है वो यही जिगजैग वाला आपका, जो हमने अभी सर्किट में यूज किया था, यही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में इसका हम यूज करेंगे। यही आपका रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया, यानी सर्किट में इसको ऐसे दिखाना है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, वो आपका ओम होता है। इसको क्या बोलते हैं, ओम। ओम्स लॉ पे इसका नाम रखा गया ओम। ओम, ओम पढ़ेंगे, ओम, ओम, है ना। ये इसका यूनिट हो गया, किसका, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, समझो ये एक टेंडेंसी होती है किसी भी मटेरियल का या किसी भी वायर का टू क्या प्रिवेंट या टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट को अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी वायर में, वही उसका रेजिस्टेंस होता है, यानी ये करंट को रोकने की कोशिश करता है रेजिस्टेंस। और इसको कैसे लिखेंगे, तो मान लो कि आपके पास ये कोई एक वायर है, कोई आपके पास एक वायर है जिसमें आपका करंट फ्लो कर सकता है, यानी कंडक्टिंग वायर है ये आपका। अब जिसकी कुछ लंबाई होगी, इसकी कुछ लेंथ होगी, और इस वायर का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया, इस एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कितनी वायर मोटी है उतना ज्यादा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो लेंथ हो गया, यानी वायर का यहां से यहां तक का लेंथ, और ये जो इसकी मोटाई है, ये जो राउंड इसका कट है उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, जो रेजिस्टेंस होता है आर, वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जितना आप वायर के लेंथ को बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है उसी रेशियो में, बशर्ते कि आप उसकी मोटाई को आप फिक्स रखिए, उसकी मोटाई उतनी ही हो, और आप वायर को लंबी, मतलब उसमें और वायर्स को जोड़ के आप उसको लंबा और लंबा कर लीजिए। तो रेजिस्टेंस जो होता है वायर का, रेजिस्टेंस क्या, द टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज या द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर को कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। करंट को रोकने की जो टेंडेंसी होती है वायर्स में, उस कंडक्टर्स में, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा इस वायर में, इस वायर का करंट के फ्लो को रोकने की टेंडेंसी, वो इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल, मतलब जितना लंबा आप वायर को करोगे ना, रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा। आपको इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कि एक सड़क है, एक रोड है, ये अभी मान लो 100 मीटर इसकी लेंथ है। अब यहां पे एक कोई पर्सन है, कोई इंसान है जिसको दौड़ना है इस रोड पे, मान लो से चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर में। तो 100 मीटर में दौड़ने में जो इसको परेशानी होगी, अगर मैं इस वायर को 200 मीटर कर दूं तो इसकी परेशानी डबल हो जाएगी, अगर मैंने इसे 100 मीटर और जोड़ दिया। जैसे यहां पे हमने सड़क की लंबाई, जो रोड की लंबाई है, हमने डबल कर दिया,
तो जो आपकी परेशानी है रोड में दौड़ने की, यानी रोड की जो टेंडेंसी है आपके मोशन को अपोज करने का, वो डबल हो गया। सिमिलरली इसमें जो चार्ज फ्लो करता है वायर के अंदर, अगर वायर को हम लंबी करेंगे तो चार्ज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फ्लो करने में, उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। बात वही है, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, बात खत्म। और कहा रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, यानी वायर जितनी मोटी होगी रेजिस्टेंस उसी रेशियो में कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको यहां से कैसे समझें? अगर रोड ये मान लो बहुत बहुत पतली रोड है, बिल्कुल गली है, रोड बिल्कुल गली है, लंबाई जो भी हो, अगर रोड बहुत पतली है आपको मूव करने में दिक्कत होगी, यानी आपको ज्यादा रेजिस्टेंस फील करना पड़ेगा। अगर रोड को हमने थोड़ा ज्यादा वाइड बना दिया, इसका हमने एरिया बड़ा कर दिया, यानी रोड की चौड़ाई बढ़ा दी, अब आप उसमें आराम से मूव कर सकते हो, आसानी से मूव कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कुछ वही फील यहां पे है। रोड को हम लंबी करेंगे यानी लेंथ बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा। जैसे यहां हमारे लेंथ बढ़ाने पे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया था, हमारे दौड़ने की जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ गई थी। और जब हमने रोड को ज्यादा वाइड कर दिया, उसको ज्यादा चौड़ा कर दिया रोड को, तो हम इसमें आसानी से दौड़ सकते हैं, हमारी गाड़ी इसमें आसानी से भाग सकती है, ज्यादा गाड़ी जा सकती है। आप ऐसा समझ सकते हैं जितनी चौड़ी रोड होगी उतनी ज्यादा गाड़ी जाएगी, तो जितना मोटा वायर होगा उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस तो कम हो ही गया ना। ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है यानी रेजिस्टेंस कम है, तभी तो ज्यादा फ्लो कर रहा है। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्स में होता है। तो अब जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस जो हो गया प्रोपोर्शनल हो गया L ओवर A। ठीक है बच्चों, L के डायरेक्टली और A के इनवर्सली। तो R इक्वल्स टू, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे इक्वल साइन से तो एक कांस्टेंट लाते हैं, एक नया कांस्टेंट आया आपके पास, थोड़ा सा टेढ़ा जैसा P, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो, RHO, रो। हिंदी में लिखोगे तो इसको रो, रो इसको पढ़ते हैं रो। अपने डेंसिटी में यूज किया हुआ, डेंसिटी वाला वही, वहां भी रो ही यूज होता है, पर यहां डेंसिटी नहीं है। ये नई चीजें बताऊंगा क्या है। तो जब हमने इसको रिप्लेस किया इक्वल साइन से तो नया कांस्टेंट आया रो, बाकी L बाई A तो था, इसको लिख दिया। यही आपका रेजिस्टेंस का ऑफिशियल फॉर्मूला हो गया। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू अ कांस्टेंट इनटू L अपॉन A। L इज लेंथ, A इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी वायर की मोटाई, L आपका वायर का लेंथ। अब बात आई कि ये रो क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको इधर मिटाता हूं। ये रो क्या है? रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। हियर रो इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये होता क्या है? तो रेजिस्टिविटी जो होता है किसी भी मटेरियल का, कोई भी आपका जो कंडक्टर है उसकी अपनी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना अच्छा कंडक्टर है या कितना अच्छा कंडक्टर नहीं है। मतलब रेजिस्टिविटी एक तरह का मेजर है कि कोई भी मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर हो सकता है या कंडक्टर नहीं हो सकता है, वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है और कितना रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करने की जिसको कैपेसिटी है वही उसकी रेजिस्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, मैंने एक ही थिकनेस के और एक ही लेंथ के मैंने दो वायर्स लिए, एक ही थिकनेस और एक ही क्रॉस सेक्शन, ये भी A, लेंथ A, और दूसरा वायर भी मैंने उतना ही मोटा लिया और उतना ही बड़ा लिया, इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन A और लेंथ L। अब बताता हूं, अगर ये वायर आपका कॉपर का है और ये वायर आपका एल्यूमिनियम का है, तो पता है ये जो वायर जो आपको रेजिस्टेंस देगा और ये जो वायर को रेजिस्टेंस देगा R, इसको 1 लो, इसको R2 लो, तो R2 जो होगा वो ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। मतलब ये करंट के फ्लो को कब, देखो दोनों की लंबाई सेम है, लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन भी सेम है,
लेकिन आखिर इसमें क्या ऐसा डिफरेंस है कि ये बढ़िया कंडक्टर है, ये खराब कंडक्टर है? मतलब कंडक्टर में ही इससे ये थोड़ा सा बैड कंडक्टर है, इससे ये गुड कंडक्टर है, ये गुड में थोड़ा सा लो लेवल का कंडक्टर है। रीजन क्या है? रेजिस्टिविटी। इसकी रेजिस्टिविटी कम है, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, दोनों का लेंथ सेम, एरिया सेम, लेकिन ये बढ़िया कंडक्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस कम क्रिएट कर रहा है, ये खराब कंडक्ट कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट कर रहा है। वो सारा जो खेल है वो रेजिस्टिविटी का है, जो हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी वो मटेरियल उतना ही खराब कंडक्टर होगा। तो रेजिस्टिविटी समझ में आ गई? तो रेजिस्टिविटी क्या है? हर मटेरियल का अपना एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जो डिसाइड करता है कि वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। तो जो गुड कंडक्टर्स है उसका रेजिस्टिविटी वेरी लो होता है। यहां मैं लिखूंगा गुड कंडक्टर्स में रो इज इक्वल टू क्या? वेरी लेस, बहुत छोटा होता है। और बैड कंडक्टर्स में जो रो होता है क्या होता है? मोड होता है, ज्यादा होता है। तो फील आ गया होगा रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। सेम लेंथ है और सेम क्रॉस सेक्शन है, लेकिन दोनों मटेरियल्स का रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। R1 जो है वो छोटा है R2 से। क्यों? एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, कॉपर का रेजिस्टिविटी कम होता है। तो रेजिस्टिविटी मतलब क्या? रेजिस्टेंस जिसकी वजह से क्रिएट होता है किसी मटेरियल में। ठीक है बच्चों, अब इसका फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का तो यही सब निकाल लेंगे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखो, रो जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा RA/L। अगर आपको कभी रेजिस्टिविटी निकालनी हो तो आप इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये रो। हाँ ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है आप चेक कर सकते हो, कैसे पता करेंगे? तो देखो आर का यूनिट होता है ओम, वो लिख लो, रटने की जरूरत नहीं है। एरिया है, इसका होता है मीटर स्क्वायर। नीचे है तुम्हारा एल, लेंथ यानी मीटर, तो मीटर से स्क्वायर कट हो जाएगा तो ओम मीटर। तो इसको अच्छे से लिखते हैं, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का क्या होता है यूनिट? ओम मीटर। तो आपकी बुक में एक टेबल दे रखा है जिसमें कई सारे मटेरियल्स का रेजिस्टिविटी दे रखा है, कंडक्टर्स, एलॉयज और इंसुलेटर्स। जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, एलॉयज का उनसे ज्यादा होता है, और जो इंसुलेटर्स उनका बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं, उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है बच्चों। तो यही था आपका ये टॉपिक जो हमारा था आज का, बेसिक सर्किट जो हमने पहले बनाया। फिर हमने उसी सर्किट से आपको ओम्स लॉ एक्सप्लेन करके बताया, उसका फॉर्म्यूला, उसका ग्राफ ओम्स लॉ का एक थोड़ा सा फील के लिए। और फिर हमने ओम्स लॉ में जो हमारा यहाँ पे आर आया था, ये क्या है? तो ये रेजिस्टेंस है जिसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और सपोज 5 ओम है तो ऐसे लिखेंगे रेजिस्टेंस 5 ओम या 10 ओम। तो रेजिस्टेंस नई चीज तो नहीं है, पर हमने यहां इसको डिटेल में समझा। रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला, तो वो एल पे कैसे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, उससे हमारा ये बना फॉर्मूला। उसमें फिर एक नई चीज आ गई, रो, रेजिस्टिविटी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे बच्चों। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, सर्किट बेसिक, ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी। इसका कुछ न्यूमेरिकल्स आप एनसीईआरटी से कर लेना। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक से बच्चों फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है बच्चों।